हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स टॉक नो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपके विज्ञान में फिजिक्स का, जो कि वैद्युत फ्लक्स है। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप उनको देख चुके हैं तो ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। आपको करना क्या है, नोटबुक लेनी है, पेन पेंसिल ले लीजिए और साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, जो कि इससे पहले वाला पार्ट था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर के देख लेंगे, क्योंकि वहां पर समझाया गया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। और अगर वैद्युत बल रेखाओं को आपने अच्छे से समझ लिया है तभी आप वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स है जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ यानी कि सरफेस रख दी जाए तो उस सरफेस से होकर के जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही होगी उन संख्याओं को ही कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई में रखे, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ई शो कर दिया गया है कि कोई हो सकता है वैद्युत क्षेत्र ई हो, ब्रैकेट में रख सकते हैं इस वाली चीज को आप, कि वैद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए मान लिया जाए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। भाई उस पृष्ठ का क्या कहलाएगी, वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसे फाई से शो करते हैं। ठीक है भाई, फाई से इसको दर्शाते हैं। और फाई बराबर कैसे निकालते हैं, मान लो वैद्युत क्षेत्र ई है, कोई वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र ई का मतलब क्या है, मान लो इधर प्लस प्लेट रखी हुई है, प्लस की कोई प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो उसमें से ऐसे वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो कोई पृष्ठ रखा हुआ है चित्रानुसार, जैसे कि चित्र में बनाया जाता है। देखो, ये मान लो एक पृष्ठ है जो कि इस वैद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है। ठीक है, जो कि थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर रखा हुआ है, थीटा एंगल। ठीक है, अब कोई भी जो पृष्ठ होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि होती है। भाई जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ मानी जाती है। जैसा कि ये बोर्ड है, अगर मैं कहूँ कि इसका एक एरिया है, एरिया क्या भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन उस लंबाई गुना चौड़ाई की भी एक दिशा है जो कि क्या मानी जाती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो इस हिसाब से जो ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है इसके क्षेत्रफल की दिशा इस डायरेक्शन में हो जानी चाहिए, जो कि एक सदिश राशि है। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो इससे होकर के बल रेखाएं गुजर रही होंगी, उनकी संख्या ऐसे निकाली जाएगी कि फाई बराबर ई ए डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी कि ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल जो कि दिया जाएगा क्वेश्चन में, और ई और ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 5 न्यूटन बटे कूलाम में एक पृष्ठ 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला रखा हुआ है जो क्या करता है, जो क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है उसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। भाई वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। इसका मात्रक भी होता है, ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। ठीक है, वेबर, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक जो होता है और उसमें मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई है, क्षेत्रफल है कि नहीं है, इन दोनों के मात्रकों को मल्टीप्लाई में रख दो तो उसका मात्रक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम भी इसका मात्रक होता है, ऐसे भी दे दिया जाता है कूलाम इनवर्स। और विमा इस हिसाब से क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी न्यूटन, यानी कि बल की कितनी हो जाती है, एम एल टी की -2,
और मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, कूलाम है तो ए टी इनवर्स। ठीक है, अब इसको जो है सेपरेट कर लेंगे, सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो एम एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए इनवर्स, ये जो है इसकी विमा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वैद्युत क्षेत्र इतना दिया गया है, इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है जो कि इतने क्षेत्रफल वाला है और इसका एंगल है वैद्युत क्षेत्र के साथ 7 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत फ्लक्स फाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे हो जाता है इसका। सॉल्यूशन हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या दी गई है, 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम। एरिया कितना दिया गया है, 0.02 मीटर स्क्वायर। एंगल कितना दिया गया है, 60 अंश। यानी कि इस तरीके से ई के साथ पृष्ठ रखा हुआ है और इसका एरिया इस डायरेक्शन में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे रखा है। ई की वैल्यू कितनी है, 10⁵, ए की वैल्यू 0.02 मीटर स्क्वायर और एंगल थीटा हमारा 60 है। तो इस हिसाब से फाई हमें निकालना है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो चलो देख लेते हैं। ई की वैल्यू रखेंगे 10⁵, ए की वैल्यू 0.02 और फिर कॉस 60 ये रख दिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 10⁵ बन जाएगा गुणा 0.02 और गुणा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल एक बार, यानी कि 0.01 बनेगा। 10⁵ है, 10⁻² है यहाँ पर, तो 10⁻³ बचेगा। इतने वेबर आंसर। इस तरीके से हमें आंसर कर देना है। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ठीक है भाई, ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। अभी जो ए कॉस थीटा है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ई ए परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आपको करना क्या होता है, फाई निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है ना, आपको केवल उस वैद्युत क्षेत्र की मल्टीप्लाई उस क्षेत्रफल के साथ करनी है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर नहीं है वो वाला क्षेत्रफल आपको नहीं रखना है। यहाँ पर फॉर्मूले में केवल वो वाला क्षेत्रफल आएगा जो परपेंडिकुलर है, जो लंबवत है वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत बल रेखाओं के, बस वो वाला क्षेत्रफल आपको यहाँ पर रखना है मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लो। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई अगर एक वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से कोई पृष्ठ यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि मान लो ये आपका कोई पेपर ले लेते हैं, मान लो जैसे कि ये पेपर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखो जो ये वाला पेपर है ना, जो मैंने ऐसे रखा हुआ है, अब अगर मैं बिल्कुल इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको हटा रहा हूँ मैं, इसकी हाइट आपने देख ली होगी, एक यहाँ से यहाँ तक है और नीचे यहाँ तक है। ठीक है, चलो हटा दिया। तो यानी हमारा जो पेपर था वो यहाँ तक आया, इस तरीके से रखा हुआ था। ठीक है, आपने देखा भी। तो अगर मैं एक पेपर ऐसा भी जो बिल्कुल इसी के जितना चौड़ा है बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे इस तरीके से हमने लगा दिया है इसको, इस तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल इतने ही नीचे तक उसको लेकर के आए गए हैं, तो इस वाले परपेंडिकुलर पृष्ठ से जो कि ऐसे रखा है और एक ही ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला जो पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि इस वाले पृष्ठ से होकर के गुजरता है। तो यानी अगर हम यहाँ पर देखें कि इस वाले पृष्ठ का एरिया कितना है, तो कैसे निकलेगा, देखो अगर इसका एरिया ए है और थीटा एंगल बनाता है, तो इस दिशा में एरिया कितना आ गया, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा अगर इस दिशा में है तो ये किस पृष्ठ का एरिया हुआ, इस वाले पृष्ठ का एरिया होगा, क्योंकि
एरिया जो होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है पृष्ठ के, ऐसे, यानी जो ए कॉस थीटा एरिया है वो इस वाले लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब आप फाई निकालते हैं तो आप करते हो यहाँ पर ए कॉस थीटा। ये जो ए कॉस थीटा होता है ये वास्तव में लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन दोनों की कैलकुलेशन आपको करनी होती है। इसका यूज कहाँ होता है? ऐसे क्वेश्चंस में होता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि एक अर्ध बेलन दे देगा, ठीक है भाई, अर्ध बेलन, जैसे कि यहाँ पर एक अर्ध बेलन में बना रहा है, ठीक है, ये बन गया अर्ध बेलन। अर्ध बेलन जिसका व्यास दे दिया गया है या फिर त्रिज्या। तो व्यास अगर बात करें हम, अर्ध बेलन है तो यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी व्यास होगा कि नहीं, बताओ भाई, ठीक है। तो मान लो व्यास इसका 2r है, तो इस हिसाब से इसकी त्रिज्या निकल सकती है। अगर इसकी त्रिज्या r है तो व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2r हो गया। अगर इसकी ऊंचाई h दी गई है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इस तरीके से एक अर्ध बेलन रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र उससे ऊपर के गुजर रहा है, ठीक है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र उससे ऊपर के गुजर रहा है। तो हमें पता करना है कि कितना इसका वैद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर फाई कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ये बात फॉर्मूला लगाते हैं, हमसे E की वैल्यू दे दी गई है 10 न्यूटन बटे कूलम और यहाँ पर त्रिज्या इसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर दे दी गई है त्रिज्या। और ऊंचाई जो बेलन की दी गई है वो दी गई है भाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका आंसर निकालना है कि फाई कितना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फाई कैसे निकालेंगे। अगर मान लो मैं ये लेकर के चलूँ कि भाई खुला हुआ पृष्ठ है, एक खुला पृष्ठ है जो कि रखा हुआ है वैद्युत में, तो फाई बराबर E a cos थीटा ही लगना है। लेकिन यहाँ पर एंगल कैसे निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लगातार बदल रहा है ना भाई। जैसे कि मान लो ये पृष्ठ ऐसे है तो इसका एरिया यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से इसकी एरिया की दिशा लगातार बदल रही है। तो थीटा कहीं ना कहीं हम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए यहाँ पर a cos थीटा को हमें ऐसे लिखना ही पड़ेगा कि E a परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल। और लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? देखो ये वाला वक्र पृष्ठ मत देखो, वक्र पृष्ठ तो घुमा हुआ है इस तरीके से, केवल लंबवत पृष्ठ देखो जिससे होकर के गुजर रहा है हमारा फ्लक्स। तो वो पृष्ठ मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो जरा, ये वाला वो पृष्ठ है जो बिल्कुल यहाँ पर मैं रख सकता हूँ और इसका एरिया मुझे निकालना है। ये वो लंबवत पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, तो इससे होकर के जो फ्लक्स जा रहा है वो टोटल फ्लक्स इस पृष्ठ का भी फ्लक्स है। इसका एरिया कैसा आ जाएगा? ये तो एक आयत बन रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी कि E तो हमारा आ गया। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई यानी कि h गुना चौड़ाई कितनी है? व्यास यानी कि 2r, तो यानी कि E की वैल्यू कितनी है? 10, ऊंचाई कितनी है? 10, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर को भी 100 से डिवाइड कर दिया। ये इसको 10 बार कैंसिल करेगा, इसको 5 बार, और 5 से 20 बार कैंसिल, और 2 से ये 10 बार, और 1.5 वेबर आंसर। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए? लंबवत पृष्ठ चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। जैसे कि मान लो हमारे पास एक खोखला बर्तन रखा हुआ है जो कि अर्धगोलाकार है, ठीक है, अर्धगोलाकार खोखला बर्तन है। अब खोखले बर्तन से होकर के चित्र दिया गया है, एंट्रेंस एग्जाम एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे गुजरने वाला हमें फ्लक्स बताना है कितना होगा। ये खोखला बर्तन है, ठीक है भाई, ये एक खोखला बर्तन है और इससे होकर के इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र E जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या दिया गया है? E। त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है? R। और आपसे पूछा गया है कि इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 पाई r E, बी है 2 पाई r स्क्वायर E,
सी है, ई पाई आर स्क्वायर डी है, 0। तो आपको बताना है कि कुल फ्लक्स इससे गुजरने वाला कितना होगा। ठीक है भाई, चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और जो है इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर देख लेंगे। तो क्या है कि देखो भाई, हमारे पास एक खोखला बर्तन था, मतलब खाली बर्तन है, और एक पृष्ठ है यानी कि घुमावदार जो कि अर्धगोला है, और उससे होकर के वैद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इससे होकर के गुजर रही होगी, ऑब्वियसली वैद्युत क्षेत्र की मान दे दिए गए हैं E। अब हमें क्योंकि निकालना है फाई, तो हमारे सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई खुला पृष्ठ है तो फाई बराबर यूज होगा E A cos थीटा, और थीटा का हमें वास्तव में यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र E और अक्षेत्रफल A। अक्षेत्रफल तो इस तरीके से होगा कि नहीं भाई, इसका लंब होगा हमेशा पृष्ठ के, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, तो अलग अलग दिए बहुत ही छोटे छोटे से क्षेत्रफल होंगे कि नहीं बताओ, छोटे छोटे से क्षेत्रफल है और सारे के सारे अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, तो पूरा एरिया कहीं ना कहीं एक सेम डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। इसलिए हमें इस कोड ए cos थीटा को ऐसे लिखना होगा ई ए परपेंडिकुलर, यानी कि उस लंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल जिससे होकर के टोटल हमारा फ्लक्स गुजरता है। और वो लंबवत पृष्ठ कौन सा है, ये वाला, ये जो बर्तन का आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हो, ये जो सर्कल है, मान लो अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँ एक बर्तन पे, वो जो ढक्कन होगा, वो जो ढक्कन है, उस ढक्कन का जो एरिया है, ठीक है भाई, अगर इसके ऊपर से ढक दूँ तो ये जो ढक्कन होगा इसके ऊपर, इस ढक्कन का जो एरिया होगा वही तो है लंबवत एरिया वैद्युत फ्लक्स के। तो बस उस एरिया को निकाल दो। त्रिज्या कितनी बताई गई थी, आर, तो ये वृत्त बन गया कि नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र कितना है E, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, E पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन है, तो कहां पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास खुला पृष्ठ दिया गया है तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, फाई का फॉर्मूला लगेगा E A cos थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा होगा, E A लंबवत पृष्ठ। क्लियर हुआ? चलो, अगर ये क्लियर हो चुका है तो इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नया क्वेश्चन है कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन बटे कूलम में एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A सदिश दिया गया है 15j कैप माइनस 10k कैप है रखा गया है, तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो एक बात ध्यान रखना, अभी क्या कर रहा था हमने, अभी यहाँ पर लिखा था कि भाई अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में से E में कोई A क्षेत्रफल वाला पृष्ठ रखा हुआ है, अगर किसी E वैद्युत क्षेत्र में A क्षेत्रफल वाला कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट A, या फिर इसको कह सकते हैं E A cos थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो अगर परिमाण दिया गया है, परिमाण जैसे पहले क्वेश्चन में परिमाण दे दिया गया था, ये 10 न्यूटन बटे कूलम दिया गया था, कुछ 15 दिया गया था, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी भाई, 60 डिग्री थी। ठीक है, तो यानी कि एंगल दे दिया जाए, परिमाण दे दिया जाए तो इतना यूज कर लेंगे। अगर सदिश रूप दिए गए हैं आई जे कैप के कैप, यानी कि दिशाओं के साथ व्यवस्थाएं बताई गई है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे नंबर इस तरीके से कि चूंकि गिवन दैट हमसे दिया गया है, गिवन दैट कि E इज इक्वल टू जो सदिश है हमारा 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 10k कैप है। इसके बाद क्षेत्रफल कितना है, 15j कैप और माइनस 10k कैप। j कैप और k कैप का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि E और A का मतलब क्या है। देखो आई कैप क्या बताना, चलो उसको बाद में देख लेंगे, पहले जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाई हमसे पूछा है कि नहीं बताओ, फाई वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, E इतना दे दिया, क्षेत्रफल कितना दे दिया, फाई पूछ रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट A, ये होता है। तो E की वैल्यू रख देंगे 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है 15j कैप माइनस 10k कैप,
तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, ये तो पता ही होगा ना। आई कैप का जे कैप के साथ 0 हो जाता है, आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। देखो भाई जो डॉट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना, आई कैप का जे कैप के साथ, या फिर इसका से लिखा हूँ आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ, या फिर आई कैप का के कैप के साथ, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। डिफरेंट इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है 0, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल्स कितना होता है 90 अंश का होता है। कोस 90 जब रखा जाएगा तो 0 हो जाता है। आई कैप और आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट होता है 1। ठीक है, तो इसलिए जब भी इस तरीके की मल्टीप्लाई आप देखो तो आई कैप के जे कैप के साथ तो 0 हो जाएगा, आई कैप की आई कैप के साथ करनी है, जे कैप की जे कैप के साथ करनी है, के कैप की के कैप के साथ करनी है। तो यानी कि ये वाले मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, जे कैप की जे कैप के साथ माइनस 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 प्लस माइनस का 15 पंजे 75, जे कैप डॉट जे कैप, भाई जे कैप डॉट जे कैप, के कैप की के कैप के साथ करेंगे माइनस 10 गुणा 10, 10 दाम 100, के कैप डॉट के कैप, तो ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, तो माइनस का 75 और माइनस का 100, ये कितना होगा भाई माइनस 175, फाई कितना आया हमारा माइनस 175। अब आप बोलोगे भाई माइनस में भी फाई आ सकता है क्या, यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या माइनस में हो सकती है क्या, तो हाँ हो सकती है। ठीक है, देखो अगर फाई माइनस आता है तो इसका मतलब है कि वो ऐसी बल रेखाएं हैं जो पृष्ठ में एंटर कर रही है। ठीक है, फाई एंटर करने वाली बल रेखाओं को माइनस से शो करते हैं, जबकि फाई जो आउट हो रही होती है, आउट किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही होती है, उसको हम पॉजिटिव के रूप में देखते हैं। जैसे कि मान लो एक गोला है, एक गोलम, ठीक है भाई, एक स्फीयर है हाथ त्रिज्या का, जो कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा हुआ है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर ये रखा हुआ है ई में, तो इसमें कुछ वैद्युत बल रेखाएं एंटर कर रही होंगी कि नहीं, और उतनी ही बल रेखाएं गुजर भी नहीं होंगी। तो यानी इस गोले के पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स 2 बार गुजरा है, एक बार तो एंटर कर रहा है और एक बार बाहर जा रहा है। तो ये वाला जो फाई होगा, ये वाला जो फाई होगा जो यहाँ से एंटर कर रहा है, ये फाई हो जाएगा नेगेटिव, और ये वाला जो फाई होगा, ये वाला फाई बाहर जा रहा है, तो ये वाला फाई ले जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि किसी पृष्ठ में जितना एंटर किया हुआ है उतना सारा का सारा बाहर भी जाना ही है, तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर ही होती है। तो जब इनको टोटल को जोड़ेंगे तो फाइनाइट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा 0, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो जब जोड़ेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान रखेंगे यहाँ पर फाई बराबर ई डॉट ए वाले फॉर्मूले के ऊपर ऊपर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अगर हमारे वैद्युत क्षेत्र ई में कोई खुला पृष्ठ रखा हुआ है, खुला पृष्ठ, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डॉट ए से कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर बंद पृष्ठ रखा हुआ है, बंद पृष्ठ यानी कि बंद हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है, कोई क्यूब रख दो यहाँ पर, या फिर क्यूबॉइड रख दो, या फिर स्फीयर जैसे रख दिया यहाँ पर, तो इसमें एंटर करने वाला और आउट करने वाला बिल्कुल बराबर बराबर होता है। इस वजह से बंद पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है फाइनली 0, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना ही आउट जा रहा है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। ठीक है, अब एक तो तरीका ये होगा इसको शुरू करने का, यही सदिश ई दिया गया था, सदिश ए दिया गया था, फाई फाइंड आउट करना था, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया। आई कैप यहाँ पर नहीं था तो इसलिए मल्टीप्लाई आई कैप की नहीं हुई, जे कैप की जे कैप के साथ कर दी, के कैप की के साथ कर दी, तो ये हमारा हो गया -175। इसके बाद अगर आपको इस चीज को समझना है कि भाई कैसे हम इस चीज को समझेंगे, तो इस बात को भी समझेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ई बराबर ई सदिश दिया गया है 3 आई कैप 5 जे कैप और 10 के कैप। इसका मतलब ये है कि भाई वैद्युत क्षेत्र का इतना हिस्सा तो एक्स एक्सिस की दिशा में जा रहा है, यानी कि इस दिशा में, इस दिशा में कितना है 3
न्यूटन बटे कूलम। एक्स एक्सिस की दिशा में, वाई एक्सिस की दिशा में क्या है, माइनस जे कैप की तरफ जा रहा है 5, तो यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है 5 न्यूटन बटे कूलम। इतना वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है जे एक्सिस की दिशा में, प्लस के यानी कि जेड अक्ष के अनुदिश भी है। जेड अक्ष कैसे होता है भाई, जेड अक्ष समझते हो ना, जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है, तो उसको ऐसे शो करते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं। आई बात समझ में भाई, अगर हमारा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, हमारा जेड एक्सिस हम इस तरीके से शो करते हैं। ये पॉजिटिव जेड होता है, ये नेगेटिव जेड होता है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। ये जो जेड होता है ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर निकला हुआ है, ऐसे और ऐसे अंदर भी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र कैसे जाना है। 3 न्यूटन के हिसाब से, तो 3 न्यूटन प्रति कूलम के हिसाब से तो ऐसे जा रहा है एक्स एक्सिस की दिशा में, वाई एक्सिस की दिशा में नीचे की तरफ जा रहा है माइनस एक्यूटी, तो माइनस जे कैप की तरफ जाएगा ना, तो 5 न्यूटन बटे कूलम की वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है। जे जेड अक्ष की तरफ भी है, पॉजिटिव वाले की तरफ, इस तरफ कितना है भाई, ये है 10 न्यूटन बटे कूलम। अब हमसे पूछा गया है एक वैद्युत, अब एक क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल क्या है 15 जे है, यानी कि क्षेत्रफल एक इस तरीके से है, एरिया कितना 15 मीटर स्क्वायर, जे कैप की तरफ है कि नहीं, तो यानी कि पृष्ठ ऐसे होगा कि नहीं बताओ, 15 मीटर स्क्वायर ऐसे होगा कि नहीं। फिर इसी पृष्ठ का कुछ हिस्सा है 10 मीटर स्क्वायर, जो कि के कैप की तरफ है, और माइनस के, तो यानी कि जेड एक्सिस पे ऐसे लगा हुआ होगा कि नहीं बताओ, जेड एक्सिस क्या लॉन्ग है अंदर की तरफ, और इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं। इसका एरिया कितना दिया गया है भाई 10 मीटर स्क्वायर। अब आप एक बात देखो कि जो 10 मीटर स्क्वायर है वो ऐसे रखा हुआ है, 15 मीटर स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है। 15 मीटर स्क्वायर से कौन सा प्लस गुजर रहा होगा 5, तो 15 बजे 75, 15 बजे क्या होगा भाई 75, इस तरफ जा रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस 75 है। इसके बाद चलते हैं इस वाले पृष्ठ पर जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, जो कि जेड एक्स के अनुदिश है ऐसे, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ये वाला है, ये वाला 10 न्यूटन बटे कूलम, तो 10 की गुणा किसमें कर देंगे 10 में, 100 हो गया कि नहीं भाई, एरिया इसका 10 है, और इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना है 10 मीटर बटे कूलम। जेड एक्स के अनुदिश वाला वैद्युत क्षेत्र जो गुजरेगा ना इसमें से, तो 100 हो गया यहाँ पर, 100 ये हो गया, 75 ये हो गया, माइनस का ये हो जाएगा वाला, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 175। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है गॉस की परमें। गॉस की परमें क्या होती है भाई, गॉस ने बताया जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान से देखेंगे भाई इस चीज को, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र E है और उसमें कोई खुला पृष्ठ रखा हुआ है एक क्षेत्रफल वाला, तो हम वहां पर फाई कैसे निकालते थे, E A cos थीटा करके निकालते थे। थीटा होता था पृष्ठ का, पृष्ठ और E के बीच में एंगल, ठीक है, अब क्षेत्रफल या फिर वैद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल, ये हमने कर लिया था। लेकिन अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले एक और चीज बताई है कि मान लो कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ जैसे कि एक गोला है, फुटबॉल, ठीक है, उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कोई ये पूछे कि टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हमने कहा कि 0। भाई 0 क्यों हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इससे फ्लक्स गुजरा है, यानी कि पेनिट्रेशन जो हुआ है वो 2 बार हुआ है, एक तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर पेनिट्रेशन हुआ है, और एक यहाँ से यहाँ पर पेनिट्रेशन हुआ है। और हम क्या देख रहे हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक एंटर हुआ है, उतना ही फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक आउट भी हुआ है। एंटर करने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव फाई, और आउट जाने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं, पॉजिटिव फाई। और अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे इन दोनों को, तो नेट जो हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो गया भाई 0, क्योंकि उतना ही प्लस है उतना ही माइनस है, तो टोटल क्या हो गया 0 वेबर।
इसलिए बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है हमेशा? जीरो। इसी बंद पृष्ठ को समझाने के लिए गॉस ने अपनी प्रमेय दी और उसने क्या बताया, उसकी बात को ध्यान से देखेंगे। गॉस ने बताया कि भाई अगर कोई बंद पृष्ठ है ना हमारे पास, कोई भी किसी भी तरीके का बंद पृष्ठ हो सकता है, ऊबड़ खाबड़, मान लो एक ऊबड़ खाबड़ बंद पृष्ठ है और इसके यहाँ पर कोई आवेश अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 बाहर भी रखा हुआ है, चलो Q6 यहाँ पर रखा हुआ है, Q7, Q8, ये प्लस माइनस रख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमसे आवेश दिए गए हैं और इन आवेशों के कारण हमें इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए कितना होगा। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि अगर बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा जी? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, नेट चार्ज, वो भी n, यानी कि अंदर उपस्थित कुल आवेश और बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो गॉस ने जो फ्लक्स के बारे में बताया वो बताया बंद पृष्ठ के, ठीक है, यानी कि फाई का हमारे पास एक वो फॉर्मूला आ चुका है। आज के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे और अगर हमारे पास खुला पृष्ठ है तो खुले पृष्ठ के लिए यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू E A परपेंडिकुलर, और अगर बंद पृष्ठ है तो यूज करेंगे Q A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एग्जांपल भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर फाई, इसी तरह के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले लैंग्वेज बात करेंगे, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, Q6, Q7, Q8 इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं, इनकी वजह से इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या होना है, टोटल आवेश देख लेते हैं। Q1 है जी, चलो Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है। अगर टोटल है तो हमें जोड़ना पड़ेगा इनको, चलो जी जोड़ दो, प्लस प्लस प्लस। अब क्या देख रहे हैं, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। 3 भी जो है माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंदर उपस्थित कुल आवेश और बटे एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे कि भाई टोटल आवेश में ये क्यों नहीं आया है, बाहर वाले आवेश इसलिए नहीं आए क्योंकि इनसे गुजरने वाला, इनकी वजह से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो इस पृष्ठ को 2 बार पेनिट्रेशन कर रहा है, यानी कि इसमें एंटर भी कर रहा है और इससे आउट भी हो रहा है। तो जब एंटर कर रहा होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, जब आउट हो रहा होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो फ्लक्स क्या होगा, इसकी वजह से टोटल 0, ऐसे इसकी वजह से भी टोटल 0, ऐसे इसकी वजह से भी टोटल 0, इसकी वजह से भी टोटल 0। लेकिन अगर इसकी बात करें Q1 की अगर बात करें, इसकी वजह से गुजरने वाला फ्लक्स केवल आउट हो रहा है, इन तो नहीं हो रहा ना, एंटर तो नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव Q1 एप्सिलॉन नॉट। फिर Q2 की वजह से एंटर कर रहा होगा कि नहीं, आउट तो नहीं हो रहा, एक ही बार पेनिट्रेट कर रहा है सरफेस को, तो इस वजह से क्या होगा, इसका भी फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए जो अंदर उपस्थित आवेश होते हैं केवल उन्हीं को ही यहाँ पर नेट आवेशों में रखा जाता है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चिन्हों के साथ आवेशों को रखना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल चार्ज चाहिए, जो प्लस का होगा प्लस रखेंगे, जो माइनस का होगा उसको माइनस रखेंगे। तो इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज क्या है, चलो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो साथ के साथ लिखते रहेंगे। लैंग्वेज है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित, स्लो कर लेंगे अगर फास्ट लग रहा है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये है गॉस की प्रमेय, ठीक है, क्लियर हुई। उसके बाद ये चित्र भी बना लेंगे और ये दोनों फॉर्मूले भी लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो अब इसका सत्यापन देख लेते हैं भाई कि इसको कैसे प्रूव किया गया, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल देंगे, प्रैक्टिकली चलो ठीक है चीजें, लेकिन उसको थ्योरेटिकली भी जमीन पर उतारना होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर
भाई सत्यापन करेंगे, सत्यापन कैसे, सत्यापन प्रूफ। तो इसका प्रूफ अगर तुम्हें बोर्ड में करना है दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, और एक होता है जनरल मेथड, जनरल मेथड। तो दोनों मेथड से हम जो है प्रूफ कर देंगे इसकी परमिशन। तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड मेथड पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड मेथड में क्या मानेंगे कि माना कोई आवेश क्या है जिससे, जिसके चारों तरफ आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से गोलीय गॉसियन पृष्ठ इसके चारों तरफ खींचा गया है, ये गोला है जो कि इसके चारों तरफ है। लिख लेंगे, इसकी लैंग्वेज लिख देंगे साथ साथ कि माना क्यों आवेश है जिससे, जिसके चारों तरफ आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र पर आवेश क्यों रखा है, तब इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स माना फाई है, ठीक है। देख लिया। चलो अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए। भाई हम किस वाली चीज को प्रूव कर रहे हैं, फाई बराबर क्या इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को प्रूव कर रहे हैं, तो इसको लेकर के नहीं चल सकते, ये तो हमें प्रूव भी करना है, इसको लेकर के थोड़ी चलेंगे, लेकर के वो चलेंगे जो हमें पता है। ये हमें पता है फाई बराबर ई ए होता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ए क्या है, परपेंडिकुलर एरिया होता है जिस परपेंडिकुलर पृष्ठ से गुजर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ये केंद्र पर है तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा कि नहीं, गुजरने वाला फ्लक्स होगा ना। तो इसलिए टोटल का टोटल जो वक्र पृष्ठ है गोले का, वो जो एरिया होगा वो एरिया दिया जाएगा यह, और वैद्युत क्षेत्र ई दिया जाएगा जो कि पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। तो पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र ई कितना हो जाएगा, चूंकि ई बराबर हो जाता है, बताया हुआ है बिंदु आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इतना हो जाएगा। एरिया परपेंडिकुलर कितना है, एरिया परपेंडिकुलर है 4 पाई r स्क्वायर, गोले का टोटल वक्र पृष्ठ, क्योंकि हर तरफ परपेंडिकुलर ही है तो टोटल एरिया ले लिया जाएगा। अब जो है फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से 1 पावर r कैंसिल, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर जो है जो गड़बड़ हुई है हमारी, वो गड़बड़ यहाँ पर है, देखो भाई e बराबर q अपॉन r स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और r स्क्वायर यहाँ पर है, r स्क्वायर यहाँ पर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन हैंस 2, यानी कि ये सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। तो एक तो स्टैंडर्ड मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। जनरल मेथड क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। जनरल मेथड में हम आवेश क्यों मान लेंगे, ठीक है, कोई भी प्लस क्यों चार्ज मान लेंगे और उसके चारों तरफ मान लेंगे एक सरफेस, ठीक है। सरफेस का इस बार हमें पता ही नहीं है कि भाई कैसी है, ऊबड़ खाबड़ हो सकती है। जनरल मेथड यही होते हैं जब हम कोई भी चीज़ फिक्स मान करके नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे भाई, अगर बात करूँ यहाँ पर मैं कि फाई कितना होगा, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेकर के चलूँ फाई बराबर ई ए, ठीक है, ई ए, तो आप एक बात बताओ कि क्या मैं एरिया ले सकता हूँ जब मुझे सरफेस का ही नहीं पता है कि वो गोलीय है, बेलनाकार है, कैसी है, तो मैं क्षेत्रफल कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ठीक है। इसके बाद फाई बराबर मुझे ई ए निकालना है। तो भाई माइक में दिक्कत होने की वजह से मेरे ख्याल से कुछ समस्याएं आए होंगे आपको, ईयरफोन लगा करके सुनोगे तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक से आवाज़ आ जाएगी। तो फिलहाल हम चलते हैं, फिलहाल मेरे ख्याल से सेटअप सही हो चुका है, माइक का देख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो माइक फिलहाल मेरे ख्याल से सही काम कर रहा है ना। तो देखो जनरल मेथड में क्या करना है हमने, यहाँ पर हमारे पास एक आवेश क्यों है, और आवेश क्यों को जो है हमने क्या किया है यहाँ पर, उसके चारों तरफ एक हमारे पास
सरफेस है, जिस सरफेस का हमें पता ही नहीं है कि वो गोलीय है कि क्या है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए रैंडमली हमने उबड़ खाबड़ सरफेस बना ली। अब अगर मैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा यूज करूँ फॉर्मूला, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, तो आप एक बात बताओ कि क्या मुझे पता है कि भाई ये जो ई कितना है, यानी कि ई इस पृष्ठ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ई कुछ और मिलेगा, यहाँ पर ई कुछ और, यहाँ पर तो थोड़ा नज़दीक है, यहाँ पर दूर है, यहाँ पर और ज़्यादा दूर है, तो यानी कि पृष्ठ के ऊपर क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो है वो नियत नहीं है, इसलिए इसको ऐसे यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अक्षेत्रफल भी हमें आइडिया नहीं है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, एक छोटा सा एरिया कट करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से एक एरिया छोटा सा कट कर लिया इस सरफेस के ऊपर से, यहाँ से, ठीक है, इस एरिया को नाम दिया है डी ए। क्या नाम दिया है भाई, डी ए, ठीक है, डी ए नाम दिया है, और इससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये इतना छोटा सा क्षेत्रफल है कि इससे गुजरने वाला टोटल जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है हर जगह, यानी इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स है, बदल नहीं रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फाई निकालूं तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर मुझे समाकलन करना है इसका, यानी कि मुझे ऐसे छोटे छोटे एरियाज को जोड़ करके टोटल समाकलन करना है, तो आप खुद सोचो कि सर जी जब मैं छोटे छोटे एरियाज को इनको जोड़ूंगा तो एंगल भी बदलेगा, क्योंकि इसका तो एंगल थीटा है, चलो यहाँ पर थीटा आ गया। अगली बार डी ए जो जोड़ूंगा उसका एंगल तो कुछ और हो सकता है ना, तो इसलिए इसको तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम डी ए कॉस थीटा से जुड़ी हुई एक दूसरी राशि को लेकर के आएंगे। वो दूसरी राशि क्या होती है, वो होती है घनकोण। देखो यहाँ से यहाँ तक का एक घनकोण है अपने आप में, होता है कि नहीं। घनकोण क्या होता है भाई, कोई भी सॉलिड सरफेस है, ठीक है, वो केंद्र पर जो 3D एंगल बनाती है। जैसे कि मान लो आप तरबूज काटते हो ना, गर्मी चल रही है अब तो तरबूज जो है कट रहे होंगे ना, तो तरबूज को ऐसे चाकू दे करके जैसे घुमाएंगे ना ऐसे, तो एक कॉन निकल के आता है, शंकु, ठीक है, शंकु निकल के आता है कि नहीं। तो जो शंकु होता है, यानी कि जो उसका एरिया होता है कटिंग का, जो कहीं ना कहीं 2D सेपरेशन होता है, उस सेपरेशन को कहते हैं घनकोण। और घनकोण का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे कि आपने पता है कि 2D एंगल होता है थीटा, उसको रेडियन में मापते हैं, और रेडियन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 पाई रेडियन तक होता है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूम जाओगे, ठीक है। ऐसे ही स्टेरेडियन में मापते हैं, किसमें, स्टेरेडियन में मापते हैं घनकोण को। तो घनकोण क्या होता है, घनकोण 0 से लेकर के टोटल अगर चारों तरफ को 3D में घूम जाओगे तो उसकी वैल्यू होती है 4 पाई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। और बिल्कुल वैसे ही होता है यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर होता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है घनकोण में, कोण बराबर, यहाँ पर तो चाप होता है, इसके लिए क्या आ जाता है, छोटा सा एरिया जो लिया गया है, यानी कि कोण बराबर एरिया अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या। और क्योंकि एक अनुपात होता है चाप मीटर बटे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कोण एक ऐसा अनुपात होता है जिसमें मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या का भी यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है अलग से, ठीक है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, एरिया बटे त्रिज्या स्क्वायर होता है, यहाँ इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, जो घनकोण होता है, घनकोण ओम से दर्शाते हैं इसको, ये बराबर होता है एरिया अपॉन त्रिज्या स्क्वायर। और एरिया भी कौन सा, एरिया भी बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे जो काटा जाता है, ठीक है, इसको ए कॉस थीटा भी कहा जा सकता है, ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर छोटा सा डी ओमेगा निकालो, इसके लिए तो छोटा सा डी ओमेगा निकलेगा क्या नहीं भाई, छोटा सा, एक छोटा सा डी ओमेगा, घनकोण को ओमेगा से शो करते हैं, अगर छोटा सा ओमेगा निकालूंगा डी ओमेगा, तो बराबर क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो इस हिसाब से डी ए कॉस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से डी ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर डी ओमेगा। तो चलो लिखेंगे, डी फाई बराबर हो चुका है ई आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं,
डी फाई इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर, इसका समाकलन कर देंगे अब। डी ओमेगा का समाकलन होगा इधर, इधर डी फाई का, यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाई आ जाएगा, ये ई आर स्क्वायर, और ओमेगा कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा घनकोण कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 4 पाई तक। टोटल का टोटल हमें देखना है टोटल पृष्ठ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई आर स्क्वायर 4 पाई माइनस 0, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ये हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी होती है, मान लो ये अगर जो है हमारा आर दूरी पर है, ठीक है, आर ही तो दूरी मानी है ना हमने, तभी तो यहाँ पर आर लिया है, यहाँ पर त्रिज्या। अगर यहाँ तक की दूरी आर है तभी तो डी ए कॉस थीटा बटे आर आया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है तो आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यों बटे आर स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे घनकोण की मदद से भी इसको सिद्ध किया जा सकता है गॉस की प्रमेय को, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जान लेना कि अगर आपको किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है खुला पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है ये चेक कर लें। अगर खुला पृष्ठ है तो फाई बराबर ई ए लगेगा फॉर्मूला, और ए यहाँ पर लंबवत पृष्ठ का आएगा क्षेत्रफल, और फिर अगर बंद पृष्ठ है तो फाई बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगेगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसको ऐसे ध्यान रखें, क्यों इन का मतलब क्या होता है, जो अंदर आवेश है, यानी आपकी जितनी भी जद्दोजहद होनी चाहिए बंद पृष्ठ के लिए, अगर फ्लक्स निकालना है तो केवल सारी जद्दोजहद इस बात पर होनी चाहिए कि अंदर आवेश कितना है। अंदर आवेश अगर मिल गया तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो, फाई निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित कैसे बनते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि गॉस की प्रमेय पर आधारित है, जहां पर हमारे पास कुछ आवेश क्यों दिए गए, बिल्कुल एक समान परिमाण के 4 आवेश है, जो कि एक घन के 2 आवेश तो भुजाओं पर रखे हैं, एक आवेश जो है जो हमारा कोना है शीर्ष है उसके ऊपर रखा हुआ है, और एक जो है पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है, एक पृष्ठ यानी कि दीवार, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि इस पृष्ठ इस पूरे घन से होकर के कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो फाई इज इक्वल टू निकालना है हमें, ठीक है भाई। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन चलो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। 4 क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट, एक हो जाता है आपका, ठीक है। दूसरा हो जाता है बी ऑप्शन 7/8 क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तीसरा हो जाता है 9 क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी हो जाता है 9 क्यों अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए कौन सा जो है आपका सही है फाई के लिए, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर कीजिए इसको, इसके बाद मैं यहाँ पर भी ऑप्शन दे देता हूँ इतना, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो इतना निकाल लेता हूँ मैं ऑप्शन इसके लिए भी। तो 15 एप्सिलॉन नॉट, 15 बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर 150 बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1.5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए देख लेते हैं ऑप्शन ए 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी है 0 और डी है जो यहाँ पर E 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनके लिए ऑप्शन भी मैंने रख दिए हैं, सभी के लिए फाई की वैल्यू निकालनी है, तो फाई की वैल्यू बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद जो है सॉल्यूशन को देख लें, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो भाई, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि अगर बंद पृष्ठ मिल जाए, ये तो बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है, यहाँ पर भी बंद पृष्ठ है, और अगर बंद पृष्ठ है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यों इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, यानी कि सारी की सारी जद्दोजहद हमारी जो अंदर आवेश है उसको निकालने में होनी चाहिए।
तो जो ये पृष्ठ बनेगा, खुद सोचो, अगर ये पृष्ठ जब बनेगा तो इस पृष्ठ के कितना हिस्सा, इस पृष्ठ के अंदर कितना हिस्सा इन आवेशों का मौजूद होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बिल्कुल आधा आधा कट गया होगा कि नहीं, आधा बाहर होगा दीवार से, आधा अंदर होगा, यानी कि Q/2 तो इसने दे दिया होगा इसके अंदर आवेश, ठीक है। और जो यहाँ पर भुजाओं पर रखा है, खुद सोचो, जो भुजाओं पर रखा गया आवेश होता है वो कितना होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है कि नहीं बताओ, इस तरीके से, यानी कि Q/4, Q/4। ध्यान रखेंगे जो भुजाएं होती है ये वाली, इन पर अगर कोई गोला मैं रख दूं तो कितना जो है ये उस वाले चैप्टर में भी था हमारा सॉलिड चैप्टर, जो कि फिजिक्स में हम पढ़ते, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर, ठीक है। उसमें भी होता है जहां पर हम BCC पढ़ते हैं, FCC पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ना, एक एक सेल में कितना हिस्सा इसका कोने पर रहता है, 1/8वां हिस्सा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/4 हिस्सा इसके अंदर उपस्थित होता है। अगर पृष्ठ पर देखेंगे तो वो 1/2वां हिस्सा इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने इसके अंदर आवेश दिया Q/2, चलो जी इतना तो मिल गया इसके अंदर आवेश। इसने कितना हिस्सा दिया, Q का चौथाई हिस्सा। ये भी भुजा पर है तो इसने भी Q/4 दिया इसके अंदर आवेश। और ये जो आवेश है इसका ज्यादातर हिस्सा बाहरी है, केवल Q/8 इतना हिस्सा जो है इसके अंदर उपस्थित है। बात समझ में आई? देख लेते हैं एक बार माइक सही काम कर रहा है क्या। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो गया। देखो ये Q/2 बन गया, ये भी Q/2 है, तो Q बन गया Q + Q/8। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बन जाता है 8 और 1 9, 9 Q/8 इतना आवेश जो है इसके अंदर है। तो अगर अंदर वाला आवेश मिल चुका है तो हमें क्या जस्ट करना है कि 9 Q/8 और अपॉन ε0, ये क्या बन जाएगा 9 Q/8 ε0, इतना फाई आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आंसर आएगा। देखो भाई इसके अंदर उपस्थित आवेश निकालना है, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो फाई = Q in अपॉन ε0 आएगा। Q in कितना है, Q in हम देखेंगे भाई, हमसे तो जो है बस एक आवेशित रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है जिसमें 5 कूलाम बटे मीटर दिया गया है, यानी कि 1 मीटर में 15 कूलाम आवेश फैला हुआ है। तो फिर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर तक कितना आवेश फैल गया होगा, खुद सोच लो भाई। क्यों बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा गुणा एल हो जाता है कि नहीं, बटे ε0, यानी कि 150 कूलाम। भाई 15 कूलाम 1 मीटर में है तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 150 कूलाम आवेश हो जाएगा, यानी कि 150 कूलाम आवेश यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर उपस्थित है। वो अंदर उपस्थित आवेश हमने निकाल दिया और बटे ε0, तो 150 बटे ε0, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अंदर उपस्थित आवेश कितना है जी टोटल, यहाँ पर Q और एक माइनस का Q है, तो सब कुछ क्या हो गया, 0 0 हो गया कि नहीं टोटल, यानी कि Q in अपॉन ε0 जब करेंगे तो 0 बटे ε0, दैट इज 0, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पर पता करना है कि कितना फाई निकल रहा होगा। देखो भाई जो वैद्युत क्षेत्र फाई जा रहा है ये तो 0 हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि जो एंटर कर रहा है उतना ही आउट भी जा रहा है, जितना एंटर उतना ही आउट, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ई की वजह से जितना भी फ्लक्स है वो 0 हो जाता है। लेकिन इसके अंदर उपस्थित आवेश जो है फाई = Q in अपॉन ε0 से निकल जाएगा, तो Q अपॉन ε0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि Q आवेश इसके अंदर उपस्थित है। बात समझ में आई? अगर ये खुला हुआ पृष्ठ होता, मान लो अगर ये खुला हुआ पृष्ठ होता इस तरीके से, ठीक है, अगर ये खुला हुआ पृष्ठ होता ऐसे, इस तरीके का कोई खुला हुआ पृष्ठ होता, फिर इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो ई की वजह से 0 नहीं होता, वो फिर क्या हो जाता, EA लंबवत फाई = और लंबवत वाला एरिया आपको पता है कि कौन सा लेते, ये वाला जो आयत बनता है ना, ये वाला जो आयत बनता उसको हम लेते हैं यहाँ पर एरिया। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से वैद्युत फ्लक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे एंट्रेंस लेवल तक के वो हमने यहाँ पर किए हैं और आपकी समझ में भी आया है।
अगर आपकी अच्छे से समझ में आया है तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखो भाई चैप्टर को हिसाब से पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के पार्ट हैं जब तक आप उनको नहीं देखोगे क्लियरली तब तक आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए जो पहले पार्ट्स हैं इसके उनको भी पूरे तरीके से देख लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए, नोट्स भी बनाते रहिए साथ के साथ, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।